नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थनीति एक्सप्लेन्ड। इंडिया के पास लगभग 691 बिलियन डॉलर्स के फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, फिर भी रुपी 95 के पास क्यों पहुंच रहा है? पहली नज़र में ये कॉन्ट्राडिक्शन लगता है। अगर आरबीआई के पास इतना बड़ा डॉलर बफर है, तो वो सिंपली मार्केट में डॉलर्स बेचकर रुपी को स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं कर देता? लेकिन यहीं से रियल इकोनॉमिक्स स्टार्ट होती है। आरबीआई का गोल रुपी को आर्टिफिशियली स्ट्रॉन्ग बनाना नहीं है। आरबीआई का गोल होता है मार्केट में पैनिक को कंट्रोल करना, एक्सेस वोलेटिलिटी को स्मूथ करना और इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस मेंटेन करना। इस वीडियो में हम समझेंगे कि रुपी गिरता क्यों है, आरबीआई एक्चुअली करता क्या है, फॉरेक्स रिजर्व्स का रियल रोल क्या है और वीक रुपी आम आदमी, इन्फ्लेशन, पेट्रोल, गोल्ड, फॉरेन एजुकेशन और इंडिया की इकोनॉमी को कैसे अफेक्ट करता है। तो सिंपल सवाल है, आरबीआई रुपी को बचाता है या सिर्फ पैनिक को कंट्रोल करता है? रुपी का गिरना सिर्फ एक फाइनेंशियल मार्केट की न्यूज़ नहीं होती, इसका डायरेक्ट कनेक्शन आम आदमी की डेली लाइफ से होता है। जब रुपी वीक होता है तो इम्पोर्टेड क्रूड ऑयल इंडिया के लिए रुपी टर्म्स में महंगा हो सकता है। इसका प्रेशर पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पर आ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो इम्पोर्टेड कंपोनेंट्स होते हैं जैसे सेमीकंडक्टर्स, पैनल्स, चिप्स, उनकी कॉस्ट भी बढ़ सकती है। जो स्टूडेंट्स फॉरेन एजुकेशन के लिए डॉलर्स में फ़ीस पे करते हैं, उनके पेरेंट्स को ज़्यादा रुपीज़ अरेंज करने पड़ते हैं। गोल्ड भी इंडिया मोस्टली इंपोर्ट करता है, तो रुपी वीकनेस डोमेस्टिक गोल्ड प्राइजेस पर प्रेशर क्रिएट कर सकती है। और जब इम्पोर्टेड गुड्स या एनर्जी कॉस्टली होती है तो उसका इफ़ेक्ट लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और जनरल इन्फ्लेशन तक पहुंच सकता है। इसलिए रुपी डॉलर रेट सिर्फ ट्रेडर्स का टॉपिक नहीं है, ये हाउस होल्ड बजट, सेविंग्स, फीस, फ्यूल और इन्फ्लेशन का टॉपिक है। सबसे बड़ा मिथ ये है कि आरबीआई रुपी का एक एग्जैक्ट नंबर टारगेट करता है, जैसे 90, 92 या 95, और फिर उस नंबर को डिफेंड करता है। लोग सोचते हैं कि अगर रुपी गिर गया तो आरबीआई फेल हो गया। रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। इंडिया का एक्सचेंज रेट लार्जली मार्केट ड्रिवन है, मतलब डॉलर डिमांड और डॉलर सप्लाई के बेसिस पर रुपी की वैल्यू मूव करती है। आरबीआई का रोल होता है एक्सेसिव वोलेटिलिटी को कंट्रोल करना, यानी अगर मार्केट में पैनिक सेलिंग हो रही है, सडन डॉलर डिमांड आ रही है या एक्सचेंज रेट डिसऑर्डरली मूव कर रहा है, तो आरबीआई इंटरवेन कर सकता है। आरबीआई आर्टिफिशियल पेग मेंटेन नहीं करता। अगर आरबीआई हर रुपी लेवल को डिफेंड करे तो फॉरेक्स रिजर्व्स जल्दी ड्रेन हो सकते हैं। इसलिए आरबीआई का ऑब्जेक्टिव होता है रुपी की गिरावट को रोकना नहीं, बल्कि मार्केट को ऑर्डरली रखना। यही डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। एक्सचेंज रेट को सिंपल लैंग्वेज में समझिए। $1 खरीदने के लिए कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे? अगर $1 के लिए पहले 80 देने पड़ते थे और अब 95 देने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब डॉलर कॉस्टली हुआ और रुपी वीक हुआ। लेकिन ये होता कैसे है? डॉलर भी एक मार्केट एसेट की तरह बिहेव करता है। जब ग्लोबल मार्केट में डॉलर स्ट्रांग होता है, जैसे यूएस इंटरेस्ट रेट्स हाई हो या इन्वेस्टर्स सेफ हेवन के लिए डॉलर खरीदें, तो इमर्जिंग मार्केट करेंसीज इंक्लूडिंग रुपी पर प्रेशर आ सकता है। दूसरी तरफ जब इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, एक्सपोर्ट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, रेमिटेंसेस आते हैं या आईटी सर्विसेज से डॉलर्स आते हैं, तो डॉलर सप्लाई बढ़ती है। डॉलर सप्लाई बढ़ने से रुपी को सपोर्ट मिल सकता है। तो रुपी की स्टोरी एक्चुअली डिमांड सप्लाई की स्टोरी है। अब एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए इंडिया को क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बिल पे करना है जो कि $100 है। अगर एक्सचेंज रेट है $1 इज इक्वल टू ₹80, तो $100 का बिल हुआ ₹8000। लेकिन अगर रुपी वीक होकर $1 इज इक्वल टू ₹95 हो गया, तो वहीं $100 का ऑयल बिल हो जाएगा ₹9500। ध्यान दीजिए, ऑयल की फिजिकल क्वांटिटी सेम है, बैरल सेम है, डॉलर प्राइस सेम एज्यूम किया गया है, लेकिन सिर्फ रुपी वीकनेस की वजह से इंडिया को ज़्यादा रुपीज़ पे करने पड़ रहे हैं। यही इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन का बेसिक मैकेनिज़्म है। जब इंडिया डॉलर में इंपोर्ट करता है और रुपी वीक होता है, तो रुपी टर्म्स में कॉस्ट बढ़ सकती है। इसी कॉस्ट का प्रेशर पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, ट्रांसपोर्ट और इवेंचुअली कंज्यूमर प्राइजेस तक आ सकता है। सिंपल लाइन है, सेम ऑयल हायर रुपी कॉस्ट। रुपी डॉलर मार्केट को एक वेइंग स्केल की तरह सोचिए। एक साइड है डॉलर डिमांड और दूसरी साइड है डॉलर सप्लाई। डॉलर डिमांड कब बढ़ती है?
जब इंडिया क्रूड ऑयल, गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस इक्विपमेंट, फॉरेन सर्विसेज या फॉरेन एजुकेशन के लिए डॉलर्स पे करता है। एफपीआई इन्वेस्टर्स, जिन्हें हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भी कहते हैं, जब इंडियन स्टॉक्स बेचकर पैसा बाहर ले जाते हैं तब भी डॉलर डिमांड बढ़ सकता है। डॉलर सप्लाई कब बढ़ती है? जब आईटी एक्सपोर्ट से डॉलर्स आते हैं, रेमिटेंसेज आते हैं, एफडीआई आता है, एफपीआई इनफ्लोज आते हैं या इंडिया गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है। अगर डॉलर डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो जाए तो डॉलर कॉस्टली होता है और रुपी प्रेशर में आता है। अगर डॉलर सप्लाई स्ट्रांग हो तो रुपी को सपोर्ट मिलता है। यही रुपी डेप्रिसिएशन का कोर मार्केट मैकेनिज्म है, डिमांड, सप्लाई और एक्सपेक्टेशंस का गेम। अब हम रुपी प्रेशर को एक डैशबोर्ड की तरह देखते हैं। सिर्फ एक रीज़न नहीं होता इस प्रेशर का, मल्टीपल फोर्सेस एक साथ रुपीस को पुश करते हैं। ट्रेड डेफिसिट हाई है, इसका मतलब इंपोर्ट्स का बिल एक्सपोर्ट्स से ज़्यादा है। जब ट्रेड डेफिसिट वाइडन होता है या ज़्यादा होता है तो डॉलर आउटफ्लो प्रेशर बढ़ता है। एफपीआई आउटफ्लो भी इम्पॉर्टेंट है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स या एफपीआई जब इंडियन मार्केट से पैसा निकालते हैं तो रुपी पर प्रेशर आ सकता है। ऑयल शॉक एक मेजर फैक्टर है। अगर ब्रेंट क्रूड एलिवेटेड लेवल्स पर रहें या उनका प्राइस बहुत हाई रहे तो इंडिया का इंपोर्ट बिल स्ट्रेस में आ सकता है। और फिर फॉरेक्स बफर अराउंड $691 बिलियन इंडिया को सेफ्टी तो देता है, लेकिन ये अनलिमिटेड वेपन नहीं है। इस डैशबोर्ड का मैसेज सिंपल है, रुपी प्रेशर एक सिंगल फैक्टर स्टोरी नहीं है, ये ट्रेड, ऑयल, कैपिटल फ्लोज, डॉलर स्ट्रेंथ और रिजर्व्स का कंबाइंड इफेक्ट है। ऑयल शॉक का मैकेनिज्म समझना यहाँ बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स पर सिग्निफिकेंटली डिपेंडेंट है। स्टेप 1, ब्रेंट क्रूड प्राइस या एनर्जी कॉस्ट राइज होती है। स्टेप 2, इंडियन इंपोर्टर्स को ज़्यादा डॉलर्स चाहिए होते हैं। स्टेप 3, डोमेस्टिक फॉरेक्स मार्केट में डॉलर डिमांड बढ़ती है। स्टेप 4, रुपी पर डेप्रिसिएशन प्रेशर आ सकता है। स्टेप 5, इंपोर्टेड एनर्जी का कॉस्ट डोमेस्टिक लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट तक पहुंच सकता है। अगर ऑयल प्राइस भी हाई हो और रुपी भी वीक हो तो डबल प्रेशर क्रिएट होता है। डॉलर प्राइस भी हाई और डॉलर खरीदने के लिए रुपीस भी ज़्यादा। इसी वजह से ऑयल शॉक सिर्फ एनर्जी सेक्टर का इशू नहीं होता, ये इन्फ्लेशन, ट्रेड डेफिसिट, फिस्कल प्रेशर और मॉनेटरी पॉलिसी तक पहुंचने वाला मैक्रो इकोनॉमिक शॉक होता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, ये डिमांड शॉक नहीं, सप्लाई शॉक है। डिमांड शॉक तब होता है जब लोग ज़्यादा खरीद रहे होते हैं, डिमांड सडनली बूम कर रहा होता है और प्राइसेस डिमांड के प्रेशर से बढ़ रहे होते हैं। सप्लाई शॉक तब होता है जब इनपुट कॉस्ट्स बढ़ जाती हैं, सप्लाई चेन डिसरप्ट होती है, शिपिंग कॉस्ट बढ़ता है, क्रूड ऑयल कॉस्टली होता है या जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के कारण प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है। रुपी वीकनेस और ऑयल शॉक का कॉम्बिनेशन मोस्टली सप्लाई साइड प्रेशर क्रिएट करता है। मतलब आम आदमी ने पेट्रोल ज़्यादा कंज्यूम नहीं किया, लेकिन पेट्रोल का इंपोर्टेड कॉस्ट स्ट्रक्चर चेंज हो गया। यही आरबीआई के लिए चैलेंज बन जाता है। अगर इन्फ्लेशन सप्लाई शॉक से आ रही है तो सिर्फ इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से प्रॉब्लम फुल्ली सॉल्व नहीं होती, ग्रोथ भी हर्ट हो सकती है। अब एफपीआई चैनल समझते हैं। एफपीआई का मतलब है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा जो इंडियन स्टॉक्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्टेड होता है। जब फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन शेयर्स बेचते हैं तो उन्हें रुपीज़ मिलते हैं, लेकिन अपने कंट्री में पैसा ले जाने के लिए वो रुपीज़ को डॉलर्स में कन्वर्ट करते हैं। इस कन्वर्सन प्रोसेस में डॉलर डिमांड बढ़ सकती है और रुपी पर प्रेशर आ सकता है। इस स्लाइड में एफपीआई फ्लोज का ट्रेंड इम्पॉर्टेंट है। 2023-24 में स्ट्रॉन्ग इनफ्लोज थे, लेकिन 2025-26 में नेट एफपीआई आउटफ्लो दिखता है और 2026-27 के इनिशियल पीरियड में भी प्रेशर विजिबल है। यहाँ व्यूअर के लिए सिंपल टेकअवे है, स्टॉक मार्केट सेलिंग सिर्फ सेंसेक्स निफ्टी का इशू नहीं होता। जब फॉरेन इन्वेस्टर्स लार्ज स्केल पर एग्जिट करते हैं तो करेंसी मार्केट भी इम्पैक्ट होता है। कैपिटल फ्लोज एंड करेंसी आर डीपली कनेक्टेड। इस पर्टिकुलर स्लाइड का इंसाइट बहुत पावरफुल है। हेडलाइन नंबर्स कभी कभी मिसलीडिंग हो सकते हैं। न्यूज़ में हम सुनते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, लेकिन रुपी के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट सवाल है नेट बेसिस पर कितना पैसा इंडिया में एक्चुअली रुका। 2023-24 में ग्रॉस इनफ्लो अराउंड $71.3 बिलियन था
और नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट अराउंड US $54.23 बिलियन था। लेकिन 2024-25 में ग्रॉस इनफ्लो US $80.6 बिलियन तक गया, फिर भी नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट सिर्फ अराउंड US $4.52 बिलियन रह गया। मतलब हेडलाइन इनफ्लो बढ़ सकता है, लेकिन अगर रिपाट्रिएशन, डाइवेस्टमेंट या पैसा बाहर जाना भी ज़्यादा हो तो नेट सपोर्ट वीक हो सकता है। यही रियल इकोनॉमिक्स है। रुपी को ग्रॉस अनाउंसमेंट से नहीं, नेट डॉलर अवेलेबिलिटी से सपोर्ट मिलता है। इंडिया के एक्सटर्नल अकाउंट को एक हाउस होल्ड बजट की तरह सोचिए। एक तरफ डॉलर आउटफ्लोज हैं, क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, गोल्ड, मशीनरी, डेप्ट रिपेमेंट्स, फॉरेन पेमेंट्स। दूसरी तरफ डॉलर इनफ्लोज हैं, IT सर्विसेज एक्सपोर्ट्स, रेमिटेंसेस, FDI, FPI इनफ्लोज, टूरिज्म एंड अदर सर्विसेज। अगर आउटफ्लो ज़्यादा हो और इनफ्लो कम तो करंट अकाउंट प्रेशर बिल्ड हो सकता है। लेकिन इंडिया के केस में एक मेजर क्वेश्चन है सर्विसेज एक्सपोर्ट्स एंड रेमिटेंसेस। IT सर्विसेज और ओवरसीज़ इंडियंस से आने वाली रेमिटेंसेस इंडिया के एक्सटर्नल अकाउंट को सपोर्ट करती हैं, इसलिए इंडिया वल्नरेबल नहीं दिखता, लेकिन प्रेशर डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है। ट्रेड डेफिसिट हाई हो सकता है, लेकिन सर्विसेज सरप्लस और रेमिटेंसेस करंट अकाउंट डेफिसिट या फिर कैड को कंटेन कर सकते हैं। तो इंडिया की एक्सटर्नल स्टोरी वीकनेस की नहीं, बैलेंस मैनेजमेंट की स्टोरी है। फॉरेक्स रिजर्व्स को अक्सर लोग RBI का अनलिमिटेड वेपन समझ लेते हैं, लेकिन रिजर्व्स का रियल रोल सील्ड जैसा है, मैजिक वॉन्ड जैसा नहीं। अराउंड $691.1 बिलियन रिजर्व्स इंडिया को एक्सटर्नल शॉक्स एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी देते हैं। इंपोर्ट कवर रफली 11 मंथ्स का है, जो कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है कि इंडिया अपने इंपोर्ट पेमेंट्स मैनेज कर सकता है। एक्सटर्नल डेप्ट कवर अराउंड 90.3% है, जो ये शो करता है कि रिजर्व्स डेप्ट रिलेटेड वल्नरेबिलिटी को भी कुशन करते हैं। लेकिन रिजर्व्स अनलिमिटेड नहीं होते। अगर RBI हर रुपी लेवल को एग्रेसिवली डिफेंड करे तो रिजर्व्स ड्रेन हो सकते हैं। मार्केट भी टेस्ट कर सकता है कि RBI कितनी देर तक डिफेंड करेगा। इसलिए RBI रिजर्व्स का यूज़ पैनिक कंट्रोल के लिए करता है, नॉट टू परमानेंटली फिक्स द एक्सचेंज रेट। सिंपल लाइन है, रिजर्व सील्ड है, मैजिक नहीं। अब आते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI पर। RBI के पास सिर्फ एक वेपन नहीं होता। लोग यूजुअली सोचते हैं कि RBI बस डॉलर्स बेचता है, लेकिन एक्चुअल टूल किट ब्रॉडर होता है। फर्स्ट, स्पॉट सेल्स। RBI मार्केट में डायरेक्टली डॉलर्स सेल कर सकता है ताकि सडन डॉलर डिमांड को एब्जॉर्व किया जा सके। सेकेंड, फॉरवर्ड मार्केट। फ्यूचर डेट के लिए डॉलर कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू RBI एक्सपेक्टेशंस और फ्यूचर सप्लाई को मैनेज कर सकता है। थर्ड, लिक्विडिटी मैनेजमेंट। जब RBI डॉलर्स बेचता है तो रुपी लिक्विडिटी भी इम्पैक्ट होती है, इसलिए बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी कंडीशंस मैनेज करना इम्पॉर्टेंट होता है। फोर्थ, मार्केट सिग्नल्स। RBI कम्युनिकेशन और पॉलिसी स्टैंस के थ्रू बैंक्स, कॉरपोरेट्स और स्पेक्यूलेटर्स को सिग्नल देता है कि पैनिक बिडिंग अवॉइड करो। यानी RBI का काम एक सिंगल बटन दबाना नहीं है, कंप्लीट मार्केट स्टेबिलिटी मैनेज करना है। यहाँ RBI का रियल डायलेमा समझिए। एक साइड ग्रोथ है, डेटा सजेस्ट करता है कि ग्रोथ 7.6% से 6.9% के प्रोजेक्शन की तरफ मॉडरेट हो सकती है। दूसरी साइड इन्फ्लेशन है, 2.1% से 4.6% के प्रोजेक्शन तक प्रेशर आ सकता है और रेपो रेट 5.25% पर है। अगर RBI रेट्स बढ़ाता है तो रुपी को सपोर्ट मिल सकता है, बिकॉज हायर रिटर्न्स फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन रेट हाइक का कॉस्ट भी होता है, EMI बढ़ सकती है, लोन्स कॉस्टली हो सकते हैं, बिजनेस इन्वेस्टमेंट स्लो हो सकता है और ग्रोथ पर प्रेशर आ सकता है। अगर RBI रेट्स नहीं बढ़ाता तो ग्रोथ सपोर्ट हो सकती है, लेकिन रुपी और इन्फ्लेशन प्रेशर का रिस्क रिमेन करता है। सो RBI का क्वेश्चन सिंपल नहीं होता, रुपी बचाए या ग्रोथ। एक्चुअल चैलेंज है रुपी स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन कंट्रोल एंड ग्रोथ को बैलेंस कैसे करे। वीक रुपी को हमेशा विलेन समझना भी गलत है। इम्पैक्ट अनइक्वल होता है। जो सेक्टर्स इंपोर्ट्स पर डिपेंड करते हैं, ऑयल, गैस, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फॉरेन एजुकेशन, फॉरेन डेप्ट, उनके लिए वीक रुपी पेनफुल हो सकता है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के फैमिलीज़ को ज़्यादा रुपीज़ अरेंज करने पड़ते हैं। कंपनीज़ जिनके डॉलर लोन्स अनहेज्ड हैं, उनका रिपेमेंट बर्डन बढ़ सकता है। लेकिन कुछ सेक्टर्स को बेनिफिट भी मिल सकता है। IT सर्विसेज कंपनीज़ डॉलर में अर्न करती हैं, तो रुपी वीक होने पर उनकी रुपी रेवेन्यू कन्वर्सन इम्प्रूव हो सकती है। एक्सपोर्टर्स को ग्लोबल प्राइसिंग कॉम्पिटिटिवनेस मिल सकती है। रेमिटेंस रिसीवर्स को भी हायर रुपी वैल्यू मिल सकता है।
इसलिए फाइनल जजमेंट ये नहीं कि वीक रुपी गुड है या बैड, मेन क्वेश्चन है रुपी कितनी तेज़ी से वीक हो रहा है, क्यों वीक हो रहा है और इन्फ्लेशन पर इसका कितना पास थ्रू हो रहा है। तो फाइनल टेक अवे सिंपल है, आरबीआई रुपी की हर गिरावट से फाइट नहीं करता, आरबीआई पैनिक से फाइट करता है। आरबीआई का गोल स्ट्रॉन्ग रुपी बनाना नहीं होता, स्ट्रॉन्ग रुपी भी हमेशा गुड नहीं होता क्योंकि एक्सपोर्टर्स की कॉम्पिटिटिवनेस हर्ट हो सकती है। वीक रुपी भी हमेशा बैड नहीं होती क्योंकि एक्सपोर्टर्स और रेमिटेंस रिसीवर्स बेनिफिट कर सकते हैं। रियल गोल होता है स्टेबल रुपी, जहां मूवमेंट ग्रेजुअल हो, मार्केट ऑर्डरली हो, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस एंकर्ड रहें और रिजर्व्स रिस्पॉन्सिबली यूज़ हों। रुपी की स्टोरी सिर्फ डॉलर की स्टोरी नहीं है, ये ऑयल, ट्रेड डेफिसिट, एफपीआई फ्लोज, फॉरेक्स रिजर्व्स, इन्फ्लेशन, ग्रोथ और कॉन्फिडेंस की कंबाइंड स्टोरी है। अगर आप इकोनॉमिक्स को हेडलाइंस से नहीं मैकेनिज्म से समझना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए अर्थनीति एक्सप्लेन्ड। इकोनॉमिक्स को रटना नहीं समझना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।